श्रोताओं, कोरोना काल में स्कूल इस समय बंद हैं, खासतौर पर पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के स्कूल। हालांकि हाल ही में शासन ने ये भी कहा है कि 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षा प्रारंभ करने का इरादा है और कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यालय प्रारंभ करने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। हालांकि अभी मार्च तक शायद स्कूल बंद रहेंगे। तो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, उनके लिए क्या योजनाएं हैं, शासन की प्राथमिकताएं क्या हैं, इन्हीं सब जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आज हमारे साथ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त श्री लोकेश कुमार जाटव जी हमारे स्टूडियोज में हैं। हम उनसे ये सब बातें जानेंगे। लोकेश जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लोकेश जी, कोविड के दौरान स्कूल बंद हैं, ऐसी स्थिति में पढ़ाई की क्या योजना है आपकी? मार्च में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसके समय से ही शालाएं असामयिक रूप से बंद हुई, लेकिन विभाग ने बहुत ही तत्परता से कार्यवाही करते ये सुनिश्चित किया कि शाला भले चाहे भौतिक रूप से बंद है, लेकिन शाला बंद होने के कारण जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरह की बाधा ना आए। और पहले भी हमने इस मंच से कई बार आपके श्रोताओं को बताया है कि हमारा घर हमारा विद्यालय थीम अंतर्गत हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत हमने सुनिश्चित किया है कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। जो हमारी विभाग की ओवरऑल सोच है, वो थीम है, वो इन्हीं शब्दों में निहित है कि भले चाहे कोविड के कारण शाला बंद हो, लेकिन अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, पढ़ाई का सिलसिला जारी रहेगा। ये सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने कई नवाचार किए हैं, कई नए कार्यक्रम लॉन्च किए हैं, जिसमें शिक्षकों का बहुत अच्छा एक रुझान रहा है। उनकी बहुत ही सक्रियता से उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है और निश्चित तौर पे इस मुश्किल समय में भी जो एक बहुत अच्छा रोचक तथ्य निकल के सामने आया है कि बच्चे और जो पालक हैं वो दोनों ही बहुत ही जागरूक हैं और इच्छुक हैं सीखने के लिए, जिसके कारण हमारे विभाग की जो गतिविधियां हैं उनको बहुत बल मिला है। तो ये इसको निरंतर रखने के लिए किस तरह से आप काम कर रहे हैं? जब हमने इस कार्यक्रम की रचना हम लोग कर रहे थे तो अनुभव से और हमने एक रैपिड सर्वे कराया तो पाया कि हमारे कई घर ऐसे हैं, पालक बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल है। बहुत सारे पालक ऐसे भी हैं जिनके घर में टीवी है। तो क्यों ना हम लोग तत्काल रेडियो और टीवी का इस्तेमाल करके बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करें। जब हम ये कार्यक्रम लॉन्च कर रहे थे तो लॉकडाउन 23 मार्च को अनाउंस हुआ, स्कूल 23 मार्च को बंद हुए। तो हमने मात्र 13 दिन के अंदर बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो तो रेडियो स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों पर आधारित था। और इस रेडियो प्रोग्राम के प्रसारण से बहुत सारी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो अभी भी हम रोज संचालित कर रहे हैं। इसके चालू है ये अभी भी चल रहा है। और इसमें एक नया फीचर हमने जो ऐड किया था कि पढ़ाई की जो प्रक्रिया है, अध्ययन की जो प्रक्रिया है, उसको रोचक बनाने के लिए और इस मुश्किल समय में बच्चों को थोड़ा सा एक नॉर्मल समय का एक आभास कराने के लिए प्रत्येक शाम 5 से 5:30 हमने जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसको भी प्रारंभ किया है और कुछ ऐसी रोचक गतिविधि करने का प्रयास किया है जो बच्चे बिना खर्च किए अपने घर में ही कर सकते हैं। जैसे उसमें फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, पीटी हैं, फिजिकल मोशंस हैं, आर्ट्स क्राफ्ट्स की हम लोग बात करते हैं और जो नया कौशल, नया हुनर बच्चे सीख सकते हैं, नई हॉबीज डेवलप कर सकते हैं, उस तरह का एक कार्यक्रम है। वो हमने प्रत्येक शाम का 5 से 5:30 बजे ब्रॉडकास्ट करने का प्रयास किया है। तीसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था कि मोबाइल के बारे में कोरोना के पहले जो अभिभावकों पालकों के मन में जो एक शंका होती थी कि मोबाइल देखना समय व्यर्थ करने जैसा है, ये जो सोच है इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया है कोविड के दौरान और अब मोबाइल एक बहुत सशक्त माध्यम हो गया है सीखने का। आप देख रहे होंगे और आपके भी जानकारी में आया होगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, विशेषकर जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने अपना ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस स्कूल बंद होने के दौरान जिस तरह से कक्षा संचालित होती थी एक फिजिकल स्कूल में, उस तरह से एक टाइम टेबल बना के ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया है। विभाग के संज्ञान में यह तथ्य था कि हमारे ऐसे बच्चे बहुत ही सीमित संख्या में हैं जिनके पास मोबाइल है या जिनके पास मोबाइल कनेक्शन है और निरंतर वो उसको रिचार्ज कराते रहते हैं।
इसीलिए हमने प्रयास किया कि क्यों ना हम भी एक कार्यक्रम बच्चों के लिए प्रारंभ करें जहां पे मोबाइल के माध्यम से बच्चों को शैक्षिक सामग्री निरंतर प्राप्त हो सके। इसी श्रृंखला में डिजिलैप यानी कि डिजिटल लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम हमने प्रारंभ किया और हमारे शिक्षकों ने बहुत मेहनत की। इसमें पूरे प्रदेश में 50,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। अच्छा। और करीबन 15 लाख पेरेंट्स को जोड़ा है। 50,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और जिसमें करीबन 15 लाख बच्चों के जो मोबाइल नंबर्स एक्टिव हैं उसको हम लोगों ने मैप करने का प्रयास किया है। और प्रत्येक दिन अलग अलग क्लास के अलग अलग विषयों के गतिविधियां हैं इस मोबाइल के माध्यम से बच्चों तक जाती हैं। बच्चे उस लिंक को क्लिक करते हैं, उसमें जो वीडियोस होते हैं उसको देखते हैं, समझते हैं और उसका अभ्यास अपनी कॉपी में करते हैं। तो इस तरह से शैक्षणिक गतिविधियों को निरंतरता देने का प्रयास विभाग ने किया है। और घर में जो 2-3 डिवाइसेस मौजूद होती हैं मोबाइल के रूप में, टीवी के रूप में और रेडियो के रूप में, उसका प्रयास करके हमने बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया है। तो ये जो बच्चों को सूचनाएं भी देनी होती, शिक्षा के अलावा और कोई सूचना देनी है तो ये भी आप ग्रुप के माध्यम से देते हैं? जी हाँ, हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसको एक बहुत सशक्त माध्यम के रूप में आईसी एक्टिविटीज के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, जानकारी का प्रचार प्रसार करने के लिए उस नेटवर्क का बहुत हम लोग काफी अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। जी। तो ये व्यवस्था कब तक जारी रहेगी ऑनलाइन शिक्षा की? ये बहुत रोचक प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए कि जब कोविड नहीं था तब भी विभाग सूचना तकनीक का उपयोग करके पढ़ाई की जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया और कैसे रोचक और कैसे प्रभावी बना सकते हैं इसके बारे में निरंतर काम कर रहा था। लेकिन कोविड के आने से इन सभी प्रयासों को एक निश्चित तौर पे काफी अच्छी गति मिल गई है। और इस गति को हम लोग निरंतर जारी रखेंगे। और पहले जो कक्षागत सीखने की जो प्रक्रिया होती थी, जो एक स्कूल और क्लासरूम के दायरे में सीमित होती थी, अब हम धीरे से उसको एक परिवर्तित, एक ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग के रूप में विभागीय स्तर से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जिस तरह से हमने रेडियो, टीवी, मोबाइल का उपयोग करके शैक्षणिक सामग्री बच्चों को पहुंचाने का प्रयास किया है, कोविड के बाद भी ये जो प्लेटफॉर्म है ये काम करते रहेंगे। और लेकिन इनका जो स्वरूप है वो इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा कि जो मूलभूत शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो तो कक्षा में, स्कूल में संचालित होंगी, उसको हम कैसे और मजबूत कर सकते हैं, कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम निश्चित रूप से इन प्लेटफॉर्म का जो उपयोग है वो लगातार जारी रखेंगे। तो जैसा कि जानकारी मिली है कि मार्च तक तो स्कूल खुलेंगे नहीं, और जैसे अभी आपने बहुत सारी व्यवस्थाएं बताई कि किस तरह से ग्रुप्स आपने शुरू कर दी है, किस तरह से ऑनलाइन शिक्षण आरंभ कर दिया है, तो ये व्यवस्था करने के लिए तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रशंसा करना पड़ेगी कि एक समय के साथ आधुनिक साधनों का उपयोग करते हुए आपने बच्चों की शिक्षा को पीछे नहीं आने दिया और उसको निरंतरता दी है। तो अप्रैल से जो नया सत्र शुरू होता है उसको लेकर क्या योजना है आपकी? अप्रैल से जब नया सत्र प्रारंभ होगा तो हमें सबसे ज्यादा जो सावधानी रखनी है वो बच्चों की सुरक्षा की रखनी है। कोविड के समस्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, और हम सब प्रार्थना भी करते हैं और रोज सोचते हैं कि अप्रैल तक जो कोविड की स्थिति है उसमें काफी कुछ सुधार आएगा। तो उन सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है। तो उसको पालन करते हुए हम जो निरंतर स्कूल का संचालन है उसको करने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें जो दूसरी जो अकादमिक बिंदु है जो ध्यान देने वाली वस्तु की, इस एक वर्ष की अवधि में बच्चे, खासकर जो कक्षा 1 से 8 के बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं गए हैं। और सभी बच्चों के पास सीखने के सभी संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे। लेकिन एक ऐसा संसाधन था जो प्रत्येक बच्चे तक हमने घर घर पहुंचने का प्रयास किया है। हमारे टीचर से निश्चित रूप से बहुत मेहनत की है उसमें। कोविड के दौरान भी हमारे शिक्षक साथियों ने प्रत्येक बच्चे को उनके घर जाके हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं इस अकादमिक वर्ष की और जो वर्कबुक हैं, अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, उसका घर घर जाकर वितरण किया है। और हमारा विद्यालय कार्यक्रम में हमने बच्चों के लिए जो वीकली प्लानर बनाए थे उसमें उन पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करके, वर्कबुक का अध्ययन करके, कौन से दिन में कौन सा विषय की कौन सी गतिविधि होगी, इस तरह की विस्तृत कार्य योजना तैयार करके हमने बच्चों तक उपलब्ध कराई थी। अच्छा। लेकिन छोटे बच्चों की जो सीखने की निर्भरता होती है वो काफी हद तक शिक्षकों पे होती है और स्कूल्स क्योंकि इस पूरे अकादमिक सत्र में नहीं खुल रहे हैं, इसीलिए नए अकादमिक सत्र की तैयारी हमने अभी से प्रारंभ कर दी है। नए अकादमिक सत्र में हम लोग इस वर्तमान अकादमिक सत्र का जो बच्चे गतिविधियां नहीं कर पाए हैं, जो पठन पाठन नहीं कर पाए हैं,
उसके आधार पर एक कैप्सूल कोर्स, एक ब्रिज कोर्स बना रहे हैं। कुछ समय के लिए वो ब्रिज कोर्स संचालित होगा ताकि बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुआ है इस अकादमिक सत्र में, उसकी काफ़ी हद तक जो क्षतिपूर्ति है वो आगामी सत्र में की जा सके। और जब ये कैप्सूल कोर्स या ब्रिज कोर्स हम पूरा कर लेंगे, इसके बाद जो आगामी सत्र है उसकी जो नॉर्मल शैक्षणिक गतिविधियां होती वो संचालित की जाएंगी। परीक्षा को लेकर क्या योजना है आपका? मूल्यांकन कैसे करेंगे? परीक्षा एक ऐसा शब्द है जो हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करना पसंद नहीं करते हैं शिक्षा विभाग में होने के नाते, क्योंकि कई बार उससे एक बहुत नकारात्मक ऊर्जा या भाव पैदा होता है बच्चों के मन में, पालकों के मन में, शिक्षकों के मन में। इसलिए हमने इस बार जो व्यवस्था अपनाई है उसे हम लोग प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन की व्यवस्था कह रहे हैं। प्रोजेक्ट आधारित आकलन, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले जो इस वर्ष का पूरा जो करिकुलम था, जो सिलेबस था, उसको 30% से करीबन 40% में हमने कमी की है। कमी इस तरह से की है कि यदि स्कूल खुलते, जब हमने ये सब कार्यवाही कर रहे थे जुलाई अगस्त के महीने में, तो कौन कौन से ऐसे पाठ हैं जिसमें जो विषय वस्तु है या ऐसे बिंदु हैं जिसे समझने में ज्यादा वक्त लगता है या कठिन विषय वस्तु कहलाते हैं, वो स्कूल में लिए जाएं, वो टीचर्स पढ़ाएंगे। और ऐसे विषय वस्तु या ऐसे चैप्टर्स जो बच्चे पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं या बच्चे स्व अध्ययन करके पढ़ सकते हैं, उनको हमने प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियों में शामिल कर दिया था। इसी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाते हुए हम इसी फ्रेमवर्क का अब जो उपयोग है वो हम असेसमेंट में करेंगे, बच्चों के आकलन के लिए करेंगे। हमने जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए बच्चों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स की बुकलेट्स तैयार कर ली हैं, जो जल्दी ही बच्चों तक उपलब्ध हो जाएंगी। और ये सारा का सारा एक गृह कार्य के रूप में बच्चों का असेसमेंट होगा। बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता से पूछें, बच्चे अपनी किताबों को देखें, बच्चे अपने टीचर से पूछें, ताकि इस मुश्किल माहौल में बच्चों को परीक्षा का भय ना हो। जी। बहुत रोचक तरीके की गतिविधियां हमने दी हैं, बहुत रोचक तरह के प्रश्न, नए तरह से प्रश्न पूछे हैं बच्चों से, ताकि बच्चों का जो ध्यान हो, जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, उसको कैसे दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, कैसे वास्तविक जीवन में जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं कैसे उसे रिलेट कर सकते हैं, इन सब बिंदु को ध्यान में रख के हमने प्रश्न तैयार किए हैं। और इन गतिविधियों को करने में एक्चुअली बच्चों को काफ़ी मज़ा आएगा। वाह लोकेश जी, आपकी बातों को सुनकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके लिए जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो बहुत प्राथमिक है और उनका विकास आपका महत्वपूर्ण लक्ष्य है और आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, सरकार बेहतर काम कर रही है, राज्य शिक्षा केंद्र बेहतर काम कर रहा है, यह आप तो अपनी ओर से कर रहे हैं। आप विद्यार्थियों से और उनके पालकों से, अभिभावकों से क्या अपेक्षा करते हैं? जैसा मैंने पहले भी इंगित किया था कि इस मुश्किल परिस्थितियों में भी जो एक तथ्य हमारे संज्ञान में आ रहा है कि बच्चों में सीखने की ललक है जी। और जो माता पिता हैं वो भी चिंतित हैं, ग्रामीण परिवेश के माता पिता हों या आदिवासी अंचलों के हो या शहरी क्षेत्र में, सभी माता पिता को चिंता है कि उनके बच्चों का जो पढ़ाई का नुकसान है वो कम से कम हो और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो भी प्रयास वो अपने स्थानीय स्तर पर कर सकते हैं वो हर माँ बाप हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे अभिभावक हैं, पालक हैं, उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला यह है कि कई बार हमारे स्कूल्स में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी भी दर्ज होते हैं जो जिन्हें हम पहली पीढ़ी के विद्यार्थी वो कहते हैं, क्योंकि उनके जो माता पिता हैं या आगे के और पहले की जो जनरेशन से पीढ़ियां हैं वो संभवतः स्कूल नहीं गई हों जी। तो जब स्कूल्स बंद हैं, शालाएं बंद हैं और बच्चे पूरा दिन अपने घर पे ही व्यतीत कर रहे हैं, तो बच्चों को अकादमिक सपोर्ट के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। माता पिताओं से और पालकों से ये विनम्र आग्रह है कि कृपया अपने बच्चों को निरंतर जीवन में अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें, क्योंकि जिस तरह की नर्चरिंग, जिस तरह के सीखने का माहौल और केयर का माहौल बच्चों को मिलेगा, वो निश्चित तौर पे उनके जो अकादमिक प्रगति होने वाली है बच्चों की, वो जीवन में हमेशा काम आएगी। बिल्कुल। दूसरा, हमारा विद्यालय कार्यक्रम का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि भले चाहे स्कूल बंद हैं, लेकिन हमारा विद्यालय अंतर्गत क्या हम स्कूल जैसा माहौल, पढ़ाई का माहौल, एक अकादमिक माहौल हम घर पे निर्मित कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए 2-3 चीजें हैं जिसका कोई अतिरिक्त लागत, अतिरिक्त खर्चा किसी पालक को नहीं आएगा। पहला है शिक्षा का कोना, कि जिस तरह से हमारे जो घर होते हैं उसमें हर कार के लिए एक निश्चित स्थान तय होता है, सोने के लिए अलग है, वॉशरूम के लिए अलग है, खाना बनाने के लिए अलग है, बैठने के लिए अलग है।
क्यों ना उसी तरह हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए भी हम एक स्थान नियत कर सके, जिसे हमने शिक्षा का कोना नाम दिया है। और बच्चे को पता रहे, माँ बाप को पता रहे कि एक घर में एक हमने ये जगह स्थान फिक्स कर दिया है जहाँ पे हमारा बच्चा बैठ के पढ़ाई करेगा और पढ़ाई के दौरान उसे कोई व्यवधान नहीं करेगा। दूसरा है कि जिस तरह से स्कूल का रूटीन है, तो क्यों ना हमारे पालक भी एक मानसिक रूप से अपने बच्चों के लिए एक रूटीन तैयार कर लें कि बच्चे अपने बाकी गतिविधियां भी करें, खेलें कूदें, घर का काम करें, सारी चीजें करें, लेकिन जब वो 2 या 3 घंटे जब पढ़ने बैठते हैं उस समय उन्हें किसी भी तरह का व्यवधान ना किया जाए। उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही हो, पढ़ाई पर हो, पूरी तरह से केंद्रित हो, ध्यान पूरी तरह से फोकस हो। और हमारे जो माँ बाप हैं वो भी इस चीज को समझें कि ये हमारे बच्चे की पढ़ाई का समय है, घर के काम या घर के बाहर के काम कम से कम इस समय बच्चे से नहीं ना कराए जाए। जी। तो यानी एक तरह से घर में ही विद्यालय का वातावरण पैदा हो जाए। बिल्कुल। और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह भी है कि आप देखिए कि जब बच्चा स्कूल आता है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल आने के बाद ही सारी चीजें सीखता है। स्कूल आने के पहले भी बच्चे के जो मूलभूत एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो बच्चा अपने माता पिता के सामने स्थानीय भाषा में आसानी से प्रकट करता है। बच्चे की जो शब्दावली होती है वो स्कूल आने के पहले भी बहुत हद तक उसमें करीबन 800-900 शब्द रहते ही हैं, जिसका दैनिक जीवन में वो उपयोग करता है। तो हमारे माता पिता पुनः ये ना सोचे कि अगर वो स्वयं शिक्षित नहीं है या उनके पास उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं है तो वो घर में रह के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। समस्या ये आती है कि जब हम पढ़ाई को ये सोचते हैं कि पढ़ाई का जरिया सिर्फ किताबें ही हैं, और हम क्योंकि स्वयं पढ़े लिखे नहीं है तो हम बच्चों को किताबें नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए हम बच्चों को अकादमिक सपोर्ट नहीं दे सकते हैं। इस तरह की जो सोच है उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। पेरेंट्स को ये समझना आवश्यक है कि भले चाहे आप पढ़े लिखे ना हो, आप स्कूल कॉलेज नहीं गए हो, उसके बाद भी आपकी देखरेख में आपने अपने बच्चों की परवरिश की है और आपने अपने बच्चों को भाषा का जो ज्ञान होता है, जो प्रारंभिक ज्ञान होता है, आपने बच्चों को बोलना सिखाया है, आपने बच्चों को सही बोलना सिखाया है, आपने बच्चों को सही उच्चारण करना सिखाया है। तो आप इतने जो मुश्किल दौर है, जो सीखने का सबसे कम उम्र होती है, उसमें अपनी देख रेख में माँ बाप ऑलरेडी अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा चुके हैं। बस थोड़ा सा जो एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। माता पिता, जरूरी नहीं कि माता पिता, हमारे घरों में जो बड़े बच्चे होते हैं, एक बच्चा छोटी क्लास में, उसका बड़ा भाई या बहन अगर उच्च कक्षा में है तो वो भी अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा सकते हैं, उनके पढ़ाई में उनकी मदद कर सकते हैं। आसपास अगर कोई शिक्षित युवा हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि हमारे बहुत सारे शिक्षकों ने स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके गांव-गांव जाकर मोहल्ला क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत अच्छे से उस पर काम कर रहे हैं कि ऐसे घर जगह जहाँ पे बड़ा आंगन है या मंदिर का प्रांगण या कोई सामुदायिक भवन है उसका प्रांगण, वहाँ पे बच्चों को एकत्रित कर लेते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बच्चे मास्क पहने रहते हैं और अपना व्हाइट बोर्ड लेके ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे लगाया और वहीं पे कक्षा चला लेते हैं। बहुत सारे जो स्थानीय युवा हैं, गांव के पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, शिक्षित युवा हैं, वो भी अपने स्तर से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो एक बहुत अच्छी एक ऊर्जा विकसित हुई है जहाँ पे शासन की जो नीति है, शासन के जो प्रयास हैं, शासन के जो कार्यक्रम है, उनको और मजबूत करने के लिए स्थानीय स्तर पे जो समुदाय है वो आगे आया है, जिससे निरंतर हमारे जो विभागीय प्रयास है उसको सफलता प्राप्त हो रही है। ये तो आपने अपने काम की भी विस्तार से जानकारी दी लोकेश जी। विद्यार्थियों से और अभिभावकों से क्या अपेक्षा है, इस बारे में भी आपने प्रकाश डाला। अध्यापक की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, तो अध्यापक से आप क्या अपेक्षा करते हैं? हमारा कोविड के दौरान शाला बंद होने का जो पिछले 6-7 महीने का अनुभव है वो बताता है कि हम कोई भी प्रयास कर लें, सीखने का ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है जो शिक्षक की भूमिका को रिप्लेस कर सके। बिल्कुल। ये सारे के सारे जो साधन है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो या मोबाइल हो, वो शिक्षक की भूमिका में कभी नहीं आ सकते हैं। तो शिक्षक साथियों ने निश्चित तौर पे इस कोविड परिस्थिति में बहुत अच्छा काम किया है और 2-3 जो काम है जो पूरे स्टेट लेवल पे हम लोग बार बार हर मन से इसको सराहना करने का प्रयास करते हैं। पहला ये कि जब कोविड के आंकड़े बढ़ रहे थे उसके बाद भी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारे शिक्षक साथियों ने बच्चों को घर घर जाकर किताबें और वर्कबुक का वितरण किया है। दूसरा, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कोविड के परिस्थितियों में भी
मोहल्ला क्लासेस, बच्चों से गृह संपर्क किया, बच्चों के घर घर जाकर उनको मार्गदर्शन दिया, 5-6 बच्चों को इकट्ठा करके छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लासेस ऑर्गेनाइज की। जी। मोबाइल का और व्हाट्सएप का उपयोग करके बच्चों से, उनके पालकों से निरंतर संवाद स्थापित किया। लगातार संपर्क में हैं और एक नई प्रणाली उन्होंने, हमारे टीचर्स ने ही इनोवेट करके तैयार की है कि वो जो होमवर्क होता है या गतिविधियां होती हैं जो बच्चे करते हैं, वो बच्चों को व्हाट्सएप पे भेजते हैं। व्हाट्सएप पे बच्चे उस शीट को हल करके वापस उसकी फोटो खींच के हमारे टीचर्स को भेजते हैं और टीचर्स पे फीडबैक दे रहे हैं। वाह। वाह। तो इस तरह से एक जीवंत संबंध हमारे टीचर्स ने अपने बच्चों से बनाने का प्रयास किया है। तो ये तो ही जो टीचर्स ने जो प्रयास किए हैं, इसके अलावा हमारे बहुत सारे टीचर्स ने अपने ही संसाधनों का उपयोग करके अपने ही खर्चे से बच्चों के लिए रेडियो खरीदे हैं, मोबाइल खरीदा है, और कई शिक्षकों ने अपने लैपटॉप भी उपयोग किए हैं बच्चों को निरंतर शैक्षिक सामग्री पहुंचाने के लिए। बहुत सराहनीय बात है। मैं निश्चित तौर पे इस मुश्किल समय में हमारे शिक्षकों ने बहुत बहुत मेहनत की है ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों का लर्निंग लॉस कम से कम हो। कोविड अवधि के दौरान हमने एक शिक्षकों की जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उसके लिए हमने एक डिजिटल कार्यक्रम, CM राइज कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और अब मोबाइल इतना सशक्त माध्यम बन चुका है बच्चों के साथ साथ हमारे जो ऑनलाइन प्रशिक्षण होते हैं टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए, औसतन हमने अभी जितने भी कोर्सेज लॉन्च किए हैं CM राइज कार्यक्रम पे, हमारे टीचर्स 90% से ज़्यादा टीचर्स ने उसको एनरोल किया है और एनरोलमेंट के साथ साथ उस कोर्स को कंप्लीट भी किया है। तो तकनीक का उपयोग करने में विभाग के साथ साथ हमारे शिक्षकों ने भी आगे आकर मोबाइल को एक ये एक्नॉलेज किया, संज्ञान में इसको स्थापित किया कि मोबाइल भी सीखने का जरिया हो सकता है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि स्वयं के क्षमता वर्धन के लिए, स्वयं के प्रशिक्षण के लिए। तीसरा, शिक्षकों से अब, क्योंकि इस अकादमिक सत्र में अब हमारे शासकीय स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे 1 से 8 के, तो शिक्षकों की भूमिका और बढ़ जाती है कि पहले जब हमारे पास मन में ये प्रश्न आता था कि शायद 15 दिन बाद स्कूल खुल जाए, शायद 1 महीने बाद स्कूल खुल जाए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो अब शिक्षकों के प्रयास में एक निरंतरता आने की आवश्यकता है। 3.5 महीने लगातार बच्चों से संवाद करना है, पालकों से संवाद करना है, बच्चों को मार्गदर्शन देना है, और विशेषकर हमने जब पिछले साल दक्षता उन्नयन कार्यक्रम चलता है जहां पे हम गणित और हिंदी की मूलभूत दक्षताओं पे जोर देते हैं, उसके जो परिणाम है उसके आधार पर 3 तरह के सीखने के स्तर के आधार पर ग्रुप्स बनाते हैं। तो हमने अपने टीचर्स को यही निर्देश दिए हैं, उनसे यही अपील करते हैं बार बार कि ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, ऐसे बच्चे जिनसे आप संपर्क नहीं कर पाते हैं या वो बच्चे आपसे संपर्क करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनके पास कनेक्टिविटी की समस्या है या मोबाइल है ही नहीं, और सीखने के जो सबसे नीचे स्तर है अंकुर, यदि बच्चे अंकुर समूह के हैं तो शिक्षकों को प्राथमिकता से अंकुर समूह के बच्चों के घर जाकर उनसे प्रयास करना है, मार्गदर्शन देना है, क्योंकि ऐसे बच्चों को टीचर के सपोर्ट की, शिक्षक के मार्गदर्शन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तेज है, जिसके पास डिवाइसेस उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध है, उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके पास संसाधन नहीं है, मोबाइल नहीं है और वो सीखने के स्तर में भी थोड़ा सा अभी कमज़ोर है, ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की, ज़्यादा सपोर्ट करने की आवश्यकता है, और निश्चित तौर पे हमारे शिक्षक साथी ऐसा कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। लोकेश जी, इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी सारी मेहनत आप कर रहे हैं, ये सचमुच एक बहुत बड़ा काम है, और ख़ासतौर पर इस कठिन दौर में, क्योंकि जो शहरों के लोग होते हैं वो तो कोई ना कोई व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन दूर दराज के अंचल के लोग, गांव के लोग बड़ी परेशानी में होते हैं। आपने इतनी व्यवस्थाएं की है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप भी अपना काम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, अध्यापक भी कर रहे हैं, विद्यार्थी भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, पालक भी अपना दायित्व निभा सकेंगे। लेकिन अगर कोई कठिनाई आती है पालकों को या बालकों को, तो ऐसी स्थिति में उनके पास क्या, उन्हें क्या सलाह देंगे आप? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पूरे प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप के समूह बने हुए हैं। वर्तमान में हमने प्रयास किया है कि हमारे हर पालक, हर बच्चे के पास उनके जो स्थानीय टीचर्स हैं, उनके स्कूल में जो टीचर्स पदस्थ हैं, उनके नंबर्स बच्चों तक पहुँचें। तो बच्चों के जो पहले कॉन्टैक्ट पर्सन हैं इस तरह के शंकाओं का या मार्गदर्शन देने का या अन्य बिंदुओं को समाधान करने के लिए, उनके टीचर्स ही हैं।
और हमारे टीचर्स भी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उसका तात्कालिक रूप से समाधान किया जाए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब बच्चे, पालक और हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो निरंतर संवाद करते रहेंगे एक दूसरे से। अगर किसी भी तरह की अकादमिक समस्या आती है या किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, बच्चों और पालकों से निवेदन है कि तत्काल अपने जो शिक्षक हैं उनको संपर्क करें और उन्हें समुचित मार्गदर्शन है वो शिक्षक जरूर प्रदान करेंगे। लोकेश जी, मैं तो बड़ा आश्चर्य व्यक्त करता हूं आपकी इतनी विस्तार से योजनाएं हैं, और ये केवल कागजी या केवल विचार की स्तर पर नहीं है, बल्कि ये धरातल पर आप जो काम कर रहे हैं और इससे जो कमी आ रही थी पढ़ाई में बच्चों के, उसको आपने पूरा किया है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं समझता हूं कि आज की इस बातचीत से भी जो लोग इसे सुन रहे हैं वो लाभान्वित हो सकेंगे। बच्चों के मन में कोई शंका हो तो वो उनकी दूर हो गई होगी, पालकों की कोई अपेक्षा होगी वो भी दूर हो गई होगी, ऐसा उम्मीद करता हूं। और अध्यापक तो आपके और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। बस अंत में अंत में बस एक बात और कहूंगा कि मैं बस एक आवासी हूं जो आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, लेकिन इस आवाज के पीछे एक बहुत मजबूत टीम है, चाहे वो हमारे राज्य स्तर की टीम हो और चाहे जिले स्तर की टीम हो या हमारे ब्लॉक स्तर की टीम हो या हमारे शिक्षक साथी हो। सभी ने पूरी ऊर्जा से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इस मुश्किल प्रक्रिया में भी अब पढ़ाई नहीं रुके। इसके लिए जो संभव प्रयास हम लोग कर सकते हैं वो हमने करने का प्रयास किया है। तो मित्रों, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, समय अपने तरीके से चलता है और हमें उसके साथ कदमताल करनी पड़ेगी। और जो व्यवस्थाएं की जा रही है उनका उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें आज दी है श्री लोकेश कुमार जाटव जी ने। आप स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव भी हैं और राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त हैं। हम जाटव जी आकाशवाणी की ओर से और विद्यार्थियों की ओर से, अभिभावकों की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज आपसे बातचीत करके हमें जो अच्छा लगा है इसका लाभ सभी को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।